नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगर हम डेली करंट अफेयर्स डालें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम बिना देर किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों तो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगर हम कहें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर विकास विभाग ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों मध्य प्रदेश के किसके द्वारा? तो नगर विकास विभाग के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। मास्क नहीं पहनने वालों को पहले 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, फिर सरकार उन्हें 2 मास्क फ्री में देगी। तो दोस्तों 100 रुपये का जुर्माना देना होगा और फिर सरकार उन्हें 2 मास्क फ्री में देगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एमपी में बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने वाले व्यक्ति का 100 रुपये का चालान काटा जाएगा और जुर्माना वसूली के बाद उसे मुफ्त में 2 मास्क दिए जाएंगे। दोस्तों चलते हैं हम अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल अभी हाल ही में बनी है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। आनंदीबेन पटेल किसके मृत्यु के बाद? तो लालजी टंडन को कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, उनके बाद आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत ड्रामे के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनीय है। मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में 231 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 231 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें? कुल 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें। यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 231, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 29। और उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश का है वो जबलपुर में। दोस्तों जिस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानियों में ना होकर किसी अन्य शहर में स्थित होती है और वो उच्च न्यायालय अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश का खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में है। उच्च न्यायालय का खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहते हैं विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का काम करती है। तो दोस्तों अगर कहें नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगर हम कहें कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय। ये इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है कि अक्सर आपके एग्जामों में पूछ लिए ही जाते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे इसको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और 3 इतने महत्वपूर्ण हैं, इनमें से 3 इतने महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी अलग हमने करके रखा हुआ है।
सतपुरा रेंज पंचमढ़ी बायोस्फीयर, यानी सतपुरा रेंज में स्थित पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। पंचमढ़ी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? पंचमढ़ी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। फिर अमरकंटक बायोस्फीयर, अमरकंटक अचनकमार अमरकंटक, इसका अगर कहे अचनकमार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा दोनों राज्यों में स्थित है। तो अगर कहे अमरकंटक बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही भारत के 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं। तो भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और उन 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में ये 3 शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मैप की, तो मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों को स्पर्श करता है कौन? मध्य प्रदेश। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहरों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? चंबल के बीहरों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीहर कहाँ पाए जाते हैं? तो बीहर चंबल नदी में पाए जाते हैं और चंबल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चंबल के बीहरों को अब कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है भारत सरकार। तो किसके साथ मिलकर? तो विश्व बैंक के साथ मिलकर, यानी विश्व बैंक के साथ मिलकर चंबल के बीहरों को अब कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहरों को एक बड़े क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी। जो ये चंबल का बीहर परियोजना होगी, वो परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहर क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है और जिसके लिए चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कहें बीहरों को विकसित कर कृषि क्षेत्र बनाने के लिए कौन से संस्था के साथ भारत सरकार कार्य कर रही है? विश्व बैंक कर रही है। विश्व बैंक कर रही है। अभी अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो थोड़ा बैक जाइए, देखेंगे मध्य प्रदेश को हमने मध्य प्रदेश का पूरा पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम कहें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ परियोजना क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। कहते हैं कान्हा किसली बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को घड़ियाल और मगर नदी डॉल्फिन, उदबिला और कई प्रकार के कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल है, ये मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, तो ये चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूछा जाता है चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल अभ्यारण्य में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर कहें मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो चंबल अभ्यारण्य में। डॉल्फिन मछली कहाँ पाई जाती है? तो चंबल अभ्यारण्य में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने, और थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे, चंबल की बात हुई है।
तो चंबल एक नदी भी है और आप लोगों को पता है कि चंबल नदी है, तो चंबल नदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो देख लेते हैं चंबल नदी को। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत यानी जनापाव पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा सिंध, काली सिंध और कुन्नू नदी। शिप्रा नदी यानी छिप्रा नदी, सिंध नदी, काली नदी। छिप्रा नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी और कुन्नू नदी यह चंबल की सहायक नदी है। यह नदी भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये 3 राज्यों में बहती है और उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी ये चंबल नदी करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी चंबल नदी करती है। और चंबल नदी पर 4 विद्युत परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतना महत्वपूर्ण है कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न तो बन ही जाता है। तो इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा। यानी गांधी सागर जलप्रपात, गांधी सागर बांध परियोजना, राणा सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना और कोटा बैराज, ये कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी पर बनाई गई है। और प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कोटा में राजस्थान में स्थित है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कोटा में। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आपके बनते ही हैं किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया? किस दिन को दोस्तों संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। 3 अगस्त 2020 को संस्कृत दिवस मनाया गया। कब? 3 अगस्त 2020 को संस्कृत दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल हिंदू कैलेंडर माह श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यानी हिंदू कैलेंडर माह सावन की पूर्णिमा जो होती है, यानी सावन की पूर्णिमा चाहे कोई भी तारीख हो, सावन की पूर्णिमा होती है तो सावन के पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और 2019 में यह 15 अगस्त को मनाया गया था। 2019 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त को मनाया गया था। लेकिन अब संस्कृत दिवस 2020 में कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया। दोस्तों यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1969 से मनाया जाता है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के हरि कृष्ण पेंटाला ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो भारत के हरिकृष्णा पेंटाला ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 में बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में रजत पदक को जीता। कौन सा पदक? रजत पदक है। बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में रजत पदक किसने जीता? तो हरिकृष्ण पेंटाला ने 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो रजत पदक प्राप्त किया। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से, भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। तो बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में रजत पदक किसने जीता? हरिकृष्ण पेंटाला ने जीता है। किसने जीता है? हरिकृष्ण पेंटाला ने जीता है दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन
मैक्डेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया। तो सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैक्डेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया? तो मैक्डेमाइजेशन कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 8 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद हटा दिया गया था और राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना की गई थी। तो दोस्तों आज से, यानी कि ये आज 5 तारीख है और ये 5 अगस्त है, और आज से साल भर पहले यानी कि 8 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और 370 अनुच्छेद हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश में मैक्डेमाइजेशन, यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। कौन से प्रोग्राम शुरू किया? मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। और यह परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी ये जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके द्वारा किया गया है। और ये संघ राज्य क्षेत्र में सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैक्डेमाइजेशन में जगह मिलेगी, जिसमें 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें शामिल होंगी। अब मैक्डेमाइजेशन का अर्थ क्या होता है? मैक्डेमाइजेशन का अर्थ होता है टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना। मैक्डेमाइजेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मैक्डेमाइजेशन का अर्थ होता है टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संबंधित जानकारी हेतु संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संबंधित जानकारियों हेतु संजीवनी मोबाइल ऐप, तो संजीवनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? बिहार सरकार ने। संजीवनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? बिहार सरकार ने। संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें, हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारियों हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? बिहार सरकार ने। तो यह ऐप लोगों को बताएगा कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचना है और इसके साथ ही यह भी बताएगा कि संक्रमित होने पर कहाँ जांच कराना है, घर पर कैसे उपचार करना है। ऐप कोरोना डिटेक्टिव हॉस्पिटल और वहाँ मौजूद बेडों की संख्या की भी जानकारी देगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट होंगे कुछ बिहार सरकार से, तो देख लेते हैं बिहार सरकार से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। तो अगर आप कहें वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद में 75 सीटें। विधान परिषद में 75 सीटें। बिहार के विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243। विधानसभा की सीटों की संख्या 243। और कहें बिहार के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। भारतीय संसद राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? 16। भारतीय संसद अगर कहें राज्यसभा में, बिहार के राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिहार के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। यानी कि 16 सीटें राज्यसभा में और लोकसभा में 40 सीटें आती हैं। बिहार के राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें। उच्च न्यायालय दोस्तों पटना में स्थित है और गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। कहे बिहार के लगभग बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो बिहार के लगभग बीचों बीच से गंगा नदी भी गुजरती है दोस्तों। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कितने राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों? दोस्तों बिहार कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद
पश्चिम बंगाल। यानी बिहार भारत के 3 राज्य और एक देश की सीमा भी बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कहे बिहार किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ। ये जो ई वाला एरिया है नेपाल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल की सीमा बनाते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल, 3 राज्य और एक देश की सीमा बनाता है बिहार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बिहार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको समझ गए होंगे। अगर कहे कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। सोन, पुनपुन, फाल्गु तथा किऊल नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी। ये सभी जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक बन जाती हैं? गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं। अगर इसको अच्छे से देखना है तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से हमने गंगा की सहायक नदियों को बता दिया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया? कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने। कहे कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो कोना कोना उम्मीद कैंप किसने लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट के अंतर्गत कोना कोना उम्मीद। तो किसके अंतर्गत? नए ऑफर और भारी छूट के अंतर्गत कोना कोना ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इस कैंपेन के तहत बैंक में उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खाते के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित अन्य ऑफर एवं डील देगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसे खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसे खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो ये बबीता फोगाट और कविता देवी, दोनों पहलवान हैं, दोनों भारत के पहलवान हैं, बबीता फोगाट और कविता देवी। इन दोनों को हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा मामले विभाग के उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम कहें हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले में विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार के खेल और युवा मामलों विभाग के प्रमुख सचिव ने 29 जुलाई को जारी किए गए 2 अलग अलग आदेशों में बबीता और कविता को नियुक्त किया। यानी बबीता और कविता दोनों, बबीता फोगाट और कविता देवी को क्या नियुक्त किया गया है? उप निदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तो हरियाणा के खेल विभाग में। और कहे हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और कहे हरियाणा का विधानमंडल कैसा है? तो हरियाणा का विधानमंडल एक सदनीय है। हरियाणा का विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें। हरियाणा के राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो हरियाणा के राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? 10 सीटें हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, उससे पहले हरियाणा के हम मैप को देख लेते हैं। हरियाणा कितने राज्यों को स्पर्श करता है? दोस्तों हरियाणा दिल्ली जो भारत की राजधानी है, हरियाणा के 3 ओर से लगी हुई है। दिल्ली हरियाणा के 3 ओर से स्पर्श करती है। उसके साथ हरियाणा के साथ राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। ये जो
5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं और हरियाणा के वो 5 राज्यों के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी लगी हुई है और ये दिल्ली हरियाणा के 3 ओर से घिरा हुआ है दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील यादव एसएस। ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में करमवीर चक्र का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुनील यादव एसएस को दिया गया है। सुनील यादव एसएस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो करमवीर चक्र अवार्ड। किसके अंतर्गत? तो ग्लोबल फेलोशिप के अंतर्गत करमवीर चक्र सुनील यादव एसएस को दिया गया है। दोस्तों सुनील यादव एसएस को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सुनील यादव एसएस को कौन सा अवार्ड? करमवीर चक्र अवार्ड, जिसे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज में योगदान के लिए इन्होंने टेलीग्राम चैनल पर एसएस मोटिवेशन के मतलब एक मोटिवेशन चैनल बनाया था और उसके माध्यम से जो समाज में योगदान दिया था उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। करमवीर चक्र उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। यानी कि जो लोग समाज में परिवर्तन की पहल करते हैं उन्हें करमवीर चक्र जो फेलोशिप ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड का करमवीर चक्र दिया जाता है उन्हें दिया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यह पुरस्कार जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और उनके महान कार्यों को मान्यता देता है। तो दोस्तों कहे ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो एसएस सुनील यादव एसएस को करमवीर चक्र अवार्ड ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया? एक बीमा कंपनी है और उसने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? बहुत जरूरी है अभियान। तो बहुत जरूरी है अभियान किस बीमा कंपनी ने शुरू किया? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सा अभियान शुरू किया? बहुत जरूरी है अभियान। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक बनाने के लिए, किसके लिए? फसल बीमा के प्रति जागरूक बनाने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है लॉन्च किया। यह एक फसल बीमा बहुत जरूरी है अभियान क्या है? एक फसल बीमा से संबंधित है और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यह शुरू किया। किसने शुरू किया? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सा अभियान शुरू किया? बहुत जरूरी है लॉन्च किया और यह अभियान फसल की सुरक्षा कर वित्तीय संरक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। जो ये भारतीय मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 सालों की अवधि के लिए किसानों की फसल का बीमा करने के अधिकार मिले। यह बीमा अनिश्चित और प्रतिकूल मौसम के चलते फसल को होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। अभियान बहुत जरूरी है। अभियान कौन सा है? बहुत जरूरी है का उद्देश्य किसान समुदाय को फसल बीमा का महत्व समझाना है। तो आपसे प्रश्न पूछे बहुत जरूरी है अभियान किसने शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये बहुत जरूरी है अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों किसानों के महत्व को समझाना है, फसलों के बीमा का महत्व समझाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हम इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।